नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसाइस में, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड आईआईटीएन। तो जैसा कि एनसीईआरटी की श्रृंखला में हमने आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी लॉन्च की थी और एक हमने टैगलाइन आपको हमारे सोशल मीडिया पे हमने लगाया था कि जब पढ़ेंगे इतिहास तभी रचेंगे इतिहास। तो चलिए इतिहास रचते हैं, और इतिहास रचने के लिए हमें इतिहास थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे इतिहास में हुआ क्या, वो कौन कौन सी घटनाएं घटी और हमें उससे क्या सीखना चाहिए अपने करंट सिनेरियो के लिए। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम लोग हिटलर के बारे में शुरू किया था। मैंने हिटलर क्यों शुरू किया था, मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है और एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और बहुत सदियों से बचपन से जो है हम लोग ये हिटलर के बारे में सुनते आए हैं। ठीक है कि हिटलर ने ऐसा, हिटलर बेकार था, बच्चों में डराया भी जाता है हिटलर, या कहा जाता है हिटलर शासक, तो बहुत सारी बातें हिटलर के बारे में चलती है। और हमने आपको ये बताया था कि हिटलर, वो जो 18 साल का लड़का एडोल्फ हिटलर, वो हिटलर बनता कैसे और आज क्यों एक नाम हिटलर जो है एक अपने आप में एक ब्रांड बन गया। जैसे हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी एक नाम बन गए हैं कुछ अच्छे स्टेप्स के थ्रू, जिनके द्वारा जो गवर्नेंस का मॉडल है। तो किस तरह से हिटलर अपने टाइम में 1914 से लेके जो हमारा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध था उस दौरान एक ऐसा लड़का जो 18 साल का लड़का, एक छोटे कद का लड़का, किस तरह से वो इतना प्रभावशाली बन जाता है और इतना ताकतवर बन जाता है कि पूरे दुनिया को अपने इशारों पे नचा देता है। आप ये भी देखे थे पिछली क्लास में कि हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, यानी कि जर्मनी को किस तरह से बेइज्जत किया गया था पूरे विश्व के सामने, और किस तरह से जर्मनी की जो सारी रिसोर्सेस है उसको जैसे ना छीना झपटी होता है, झपट लिए थे, सब छीन लिए थे। रिहान लैंड जो जर्मनी का एक बैकबोन था इकोनॉमी के रूप में, रिसोर्स के रूप में, ओर के रूप में, उसको छीन लिया गया, डीमिलिटराइज कर दिया गया कि आप इससे ज्यादा आर्मी नहीं रख सकते हैं। और एक गरीब देश जो ऑलरेडी अपने एक सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, उसके ऊपर 6 बिलियन लीवर करेंसी की लोन कर दी गई थी। आपको मैंने यह भी बताया था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी आई थी कि हाइपर इन्फ्लेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था। जैसे मैंने आपको यह बताया था कि यूएस का $1 लाइए और जर्मनी का 10 करोड़ ले जाइए, और ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए हमें एक ट्रक पैसा भर के ले जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति आ चुकी थी। जर्मनी के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जो एजुकेटेड लोग थे, वो अपने गले में प्ले कार्ड लटका के चौराहे पे खड़े हो गए थे कि इनको कोई काम मिल जाए, डू एनी वर्क, रेडी टू डू एनी वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए वो खड़े हो गए थे। पढ़े लिखे लोग, इतने ज्यादा जो है अभाव पैसों का, संसाधनों का जर्मनी में हो चुका था। तो ईयर ऑफ डिप्रेशन 1924 से 1928 के बीच में अमेरिका द्वारा डॉफ प्लान लाया गया था, जिससे जर्मनी की थोड़ी सी इकोनॉमिक जो है वो लाइन पे आई थी। थोड़ा 2 वक्त का रोटी जो है सब लोग खाने लगे थे, वहां की इकोनॉमी थोड़ी सही हुई थी। लेकिन 29, जब मैं 29 बोल रहा हूं तो 1929 की बात करें, 1929 को अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश कर जाता है। किसी भी देश का जब शेयर मार्केट क्रैश करता है तो उस देश द्वारा लगाए गए पैसे, दूसरे देशों में जो निवेश किए गए पैसे होते हैं, वो वहां से विड्रॉल कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था। वॉल स्ट्रीट के क्रैश करने की वजह से अमेरिका द्वारा जर्मनी में किए गए निवेश को वापस ले लिया गया। जब इस निवेश को वापस ले लिया गया तो फिर से जर्मनी में वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। लोगों की जो रोजगार, जो नौकरियां लगी थी, वो चली गई। यहां पे एक डेटा दिया हुआ है कि 24 अक्टूबर को 30 मिलियन शेयर सोल्ड कर दिए गए थे, और ये पूरे विश्व के लिए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था। कहते हैं मानव इतिहास में इससे बड़ी क्राइसिस जो है आज तक कभी नहीं आई। कहते हैं कि 1932 में यूएसए की जो इनकम थी, वो जो नेशनल इनकम थी, वो हाफ हो गई थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट खत्म हो गया था, किसान फार्मर वाज बैडली हिट, और
मार्केट में जो पैसे लगाए गए थे, जो निवेश किए गए थे, वो सारे पैसे वापस विड्रॉ किए जाने लगे। और इस यूएस की जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, इसका विश्व पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बट हमारा कंसर्न यहां पे जर्मनी का है कि जर्मनी पे क्या प्रभाव पड़ा। आप देखेंगे कि जर्मनी इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय 1932। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ 1929। 1929 में जो जर्मनी में प्रोडक्शन होता था वो घटकर 40% हो गया था इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों का पैसा जो है, वेजेस जो उनको नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका था, और 6 बिलियन, सो नॉट बिलियन, 6 मिलियन जो है लोगों की नौकरी चली गई थी, यानी लोग बेरोजगार हो गए थे। On the street of Germany, you could see men with the placard around their neck and saying, willing to do any work. जर्मनी के सड़कों पे पढ़े लिखे नौजवान अपने गले में एक पट्टा लटका के घूमते थे जिसपे लिखा होता था कि वो कोई भी काम करने को राजी है, चाहे वो मजदूर का काम हो, किचन का काम हो, कोई भी काम हो, लेबर का काम हो, वो करने को रेडी हैं पढ़े लिखे लोग। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है जर्मनी में आ गई थी 1930, ये बात हो रही है 1932 की, 1932 की बात हो रही है, 1932 की बात हो रही है। अब आपको गौर करने वाली बात है, इसी दौरान एक 18 साल का युवक बड़ा हो रहा था जिसके अंदर देश के लिए प्रेम था। हेलो, ओह, भारत एकेडमी, गुड एफर्ट, थैंक यू सो मच भारत एकेडमी, हाईली अप्रिशिएबल, थैंक यू सर। भारत एकेडमी, आपकी ये कमेंट मेरे लिए प्रोत्साहन के कारण बनते हैं, मुझे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। आप लोग के छोटे छोटे कमेंट मुझे अंदर से ऊर्जा देते हैं कि मैं दुगनी एनर्जी के साथ जो है आपके साथ रूबरू हो सकूं, पढ़ा पाऊं और आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाऊं। जितना मुझे आता है मैं और आपके लिए सीखूं और आपको दो। थैंक यू सो मच भारत एकेडमी अगेन। तो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के बीच में काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लोग सड़कों पे आ गए थे, पैसे नहीं थे, क्राइम बढ़ चुका था। देखिए जिस देश में अनामिका अधिकारी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय वर्क, थैंक यू सो मच। तो लोग सड़कों पे आ गए थे। देखिए जिस भी देश में जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो वहां के युवा क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। भारत में भी आप देखे होंगे चैन स्नैचिंग होती है, लूटपाट होता है, रॉबरी होती है, क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे तो चाहिए, तो वो क्या करेंगे, क्राइम करेंगे। ऐसी सिचुएशन जर्मनी में हो रही थी। और समझिए, आप एक समझने की कोशिश करिएगा, एक बच्चा, एक एडॉल्फ हिटलर इस सब को देख के बड़ा हो रहा था। और जब ये आम जनता के बीच में एडॉल्फ हिटलर जाके कहता है कि आपको क्या ऐसी जर्मनी चाहिए थी, क्या इसी के लिए आप लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया था, क्या इसी के लिए आपने जो है पार्लियामेंट वाइमर रिपब्लिक बनाई थी, क्या इसी के लिए आपने संधि की थी। ऐसे जीवन चाहिए या एक नया जर्मनी चाहिए जहां पे सभी आत्मनिर्भर हो, पावरफुल लोग हो, सबके घर में नौकरी हो, सबके घर में रोजगार हो। तो जनता को तो चाहिए सब चीजें। तो जनता को एडॉल्फ हिटलर के अंदर उनका मसीहा दिखा, उनको यह दिखा कि हिटलर अगर आ गया तो एक ऐसी सरकार व्यवस्था लाएगा जिसमें हर बच्चे को नौकरी मिलेगा, क्राइम कमजोर हो जाएगा और मतलब कम हो जाएगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को घर मिलेगा, संसाधनें मिलेंगी, और ये जो कुरीतियां हैं इससे उनकी आजादी मिल जाएगी। ठीक है। The economic crisis created a deep anxiety and fear in the people. The middle class, especially the salaried employed and pensioners, saw their saving dismissed when the currency lost its value. Small businessmen and self-employed and retail suffer their business. देखिए, आप कल्पना करिए, आपने अपने बैंक में 10 लाख रुपए सेव करके रखे हैं, जिसकी वास्तविक कीमत अभी 10 लाख रुपए है। उस 10 लाख से आप कल्पना करिए एक बेहतरीन आप एक घर खरीद सकते हैं 2 BHK का। और कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि उस 10 लाख की कीमत जो है गिरकर 100 रुपए हो जाए, जिसमें छोड़िए 2 BHK आप 2 वक्त का खाना भी नहीं खरीद पाए उस 10 लाख का। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो कल्पना करिए आपके पे क्या बीतेगी। ऐसा ही जर्मनी में हो रहा था 1932 में। 1932 में बड़े व्यापारी द्वारा जो पैसे रखे गए थे उस पैसों की वैल्यू ही गिर गई। कितनी गिर गई, मैंने आपको बताया था कि $1 ले आओ और 10 करोड़ रुपए जर्मनी के ले जाओ, इतनी गिर गई थी। कल्पना करिए ये सिचुएशन, आप अपने खाते में रखे थे 10 करोड़ रुपए, लेकिन उसकी वैल्यू केवल $1 ही है।
ठीक है, वही बात यहां पे लिखी गई है। और इस तरह के एंजाइटी लोगों के अंदर आ चुकी थी, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बहुत ज्यादा टेंशन का एक भाव जो है। यहां तक इसमें लिखा है लाइन, अगर आप 2 लाइन यहां पे पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है कि जर्मनी की जो महिलाएं थी अपने बच्चों का 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट वॉज अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइजेस, वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक वेर फिल्ड विद द सेंस ऑफ डीप डिजायर। यानी मां जो है अपने बच्चों का जो पेट है वो कहानियों से और आशाओं से बस केवल भरती थी कि अच्छे दिन आएंगे, हिटलर आएगा, आपको आपके सुख सुविधा वापस आएंगे। यानी इतने भी उनके पास संसाधन और पैसे नहीं थे। तो सोचो जिस देश में ये सब हो रहा होगा, क्या आपको लगता है उस देश में जो है उस देश में लोग खुशहाली से रह पाएंगे? और कोई व्यक्ति अगर, या नाजी जो इसके बारे में जो चैप्टर का थीम है, अगर नाजी आइडियोलॉजी ऐसी समझाती है कि भैया नाजी पार्टी को सपोर्ट करिए, नाजी सिद्धांत को सपोर्ट करिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था। और वाइमर रिपब्लिक जो कि वहां की तत्कालीन सरकार बनाई गई थी, वो भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो कठपुतली थी किनकी? जीते हुए जो मुल्क थे, जो देश थे, जिनको जर्मनी ने आपस में बांट लिया था। ठीक है, तो वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रजाइल। क्यों फ्रजाइल था? आप देखेंगे, यहां से एक बात आप याद रखिएगा, आर्टिकल 48 एक आर्टिकल था वाइमर रिपब्लिक के संविधान में। आर्टिकल 48 ये वाइमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था जो कि प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब वहां की तत्कालीन सरकार को गिरा सकता है। और यह पावर प्रेसिडेंट के पास होने की वजह से वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, वहां की जो पार्लियामेंट थी, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। यानी कि वेलफेयर रिफॉर्म का कोई प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो था ये कठपुतली था उनका, जिन्होंने जर्मनी को जीता था। ये देखिएगा, यहां से आपको याद रखिएगा, द आर्टिकल 40 गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज। देखिए, मैं आपको बस उतनी बातें बता रहा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 which give the president the power to impose emergency, suspend civil right and rule by decrees. Within its short lifespan, Weimar Republic saw 20 different cabinet lasting average 239 days. यानी कि 229 दिन में लगभग 20 से ज्यादा कैबिनेट चेंज हो गई। आप सोचिए, सरकार बनी तुरंत चेंज, तो वो क्या काम करेंगे? वो कोई भी अगर वेलफेयर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो वेलफेयर प्रोग्राम बनाने के लिए तो समय चाहिए। भारत सरकार फिर भी तो कहती 5 वर्षीय योजना लाते हैं, 5 साल का प्रोग्राम प्लान लाते हैं कि हम 5 साल में सड़क, रेल, हॉस्पिटल बनाएंगे। यह सरकार तो चली नहीं रही है। 229 दिन में 20 बार सरकार बदल गई, मतलब आज बनी अगले दिन चेंज, आज बनी। तो ऐसी सरकार जब बनी नहीं रही है तो वो क्या वेलफेयर के लिए काम करेगी? इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए जनता के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो बिलीफ सिस्टम था वो खत्म हो गया। जैसे आज की बात करें, आज सिनेरियो की बात करें, भारत में आपके अंदर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को लेके भावना तो है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है भारत में अच्छी है, या गवर्नेंस मॉडल अच्छा है कि डेमोक्रेसी है तो हम अपने रूलर को चुन पा रहे हैं। आज हमने मोदी को चुना इस बात को लेके कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। आपको नहीं अच्छा लगेगा, अगली चुनाव में आप राहुल गांधी को चुन लीजिएगा, भारत जोड़ो यात्रा चली रही है। तो ये क्यों हो पा रहा है? ये हो पा रहा है क्योंकि आपको डेमोक्रेसी पे विश्वास है, पार्लियामेंट पे विश्वास है। बट 1930-1935 के बीच में जर्मनी के लोगों ने पार्लियामेंट पे विश्वास ही छोड़ दिया था। और उस केस में अगर एक व्यक्ति आता कहता है कि पार्लियामेंट से, डेमोक्रेसी से सरकार नहीं चलेगी, चलेगी सरकार किससे? तानाशाही से चलेगी। तो जब आम जनता के अंदर ये भाव आ गया कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें तानाशाही चाहिए, हमें 2 वक्त का रोटी तो मिलेगा, हम सेफ तो रहेंगे। और यहीं पे राइज होता है हिटलर का। यहीं पे हिटलर आता है और हिटलर कहता है कि ताना सरकार होगी हमारी सरकार नाजिज्म आइडियोलॉजी पे चलेगी, लेकिन आपको सुरक्षा हम प्रोवाइड करेंगे, जर्मनी के लोगों का विस्तार हम करेंगे, उनके वेलफेयर का विस्तार हम करेंगे, नौकरी हम देंगे। और आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का पावर आने के बाद हिटलर जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बना देता है। ये वो देश जहां पे खाने को नहीं थी 2 वक्त की रोटी, वो देश विश्व का सबसे भयंकर या सबसे ताकतवर गाड़ी, टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम करता है। वो कैसे करता है वो जानने की बात है। फेयर इनफ? ओके, तो यहां पे देखिए आखिरी का लाइन जो लिखा है कि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट सिस्टम विच सीम टू बी ऑफर नो सोल्यूशन।
यहाँ पे ये लाइन अंडरलाइन करिएगा। देखिए एनसीईआरटी मैं चाहता था इसको पीपीटी से पढ़ा देता, बट अगर मैं पीपीटी से पढ़ाता, मेक श्योर आपको ये फीलिंग नहीं आ पाती कि आप एनसीईआरटी बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू बी ऑफर नो सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। जनता ने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ सरकार जो जर्मनी में बनाई गई थी वाइमर रिपब्लिक द्वारा, उस पर विश्वास ही नहीं रहा उनको कि ऐसी सरकार कभी जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। अब आता है यहां पे टॉपिक दूसरा, हिटलर राइज टू पावर। अब देखेंगे, अब आता है आपका सेकंड टॉपिक। इसमें आपको यह बताया जाएगा कि किस तरह से हिटलर जो है वो एक तानाशाह या एक पावरफुल शासक बनता है पूरे विश्व के लिए, और किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 को अंजाम देता है, द्वितीय विश्व युद्ध को किस तरह से अंजाम देता है। देखिए जर्मनी में सोशो एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे। किसी भी देश में क्रांति होने के 3 ही कारण होते हैं, एक उसका सामाजिक यानी सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। किसी समाज में, किसी देश में, आपके घर में भी इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो भाई भाई आपस में लड़ जाएंगे। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस अगर जहां पे होगा तो वहां पे क्रांति होनी है, और ये तीनों ही चीज जर्मनी में हो रही थी। सोशली आपस में एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, इकोनॉमिकली पैसे नहीं थे, पॉलिटिकली सरकार अनस्टेबल थी। तो क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू द हिटलर राइज टू द पावर। अब पढ़िए, पहला लाइन कह रहा है कि जो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस था वो हिटलर को पावरफुल या हिटलर को जन्म या हिटलर को पावर आने में हेल्प किया। हिटलर ऑस्ट्रिया में 1889 में पैदा हुआ था। 1889 में ऑस्ट्रिया हिटलर, और उस समय अपनी जो प्रारंभिक बचपना जो कह सकते जीवन जो है बहुत गरीबी में बिताया था, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। ठीक है, अपना बचपन जो है वो गरीबी में बिताया था, और बहुत कम समय में उसने आर्मी में अपने आप को एनरोल कर लिया था एज अ मैसेंजर। मैसेंजर आप यूं समझ सकते हैं कि देखिए अभी तो वॉकी टॉकी है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। जिस समय ये सब हो रहा था उस नहीं था, तो एक टुकड़ी से दूसरे टुकड़ी तक इंफॉर्मेशन ले जाना, संसाधन ले जाना, पानी ले जाना ड्यूरिंग द वॉर, ये हिटलर कर रहा था। यानी कि एक छोटा सा बच्चा, 14-15 साल का बच्चा जो है वॉर फील्ड में बिना डरे कि इसको गोली लग सकती है, वो ग्राउंड पे उतरा था। सोचिए हिटलर को कितना ज्यादा प्यार होगा अपने देश से। 14-15 साल के बच्चे आजकल क्या खेल रहे हैं, पॉकीमॉन खेल रहे हैं, वो पबजी खेल रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं। वो 14-15 साल का बच्चा जो जिसकी उम्र थी क्लास 10 में पढ़ने की, वो बैटल फील्ड में अपने देश के लिए काम मतलब लड़ नहीं रहा था, बट सपोर्ट तो कर रहा था ना। लड़ने की तो उसकी उम्र नहीं थी, बंदूक चलाने के लिए उसको ट्रेन नहीं किया गया था, बट आर्मी के साथ वो कदम से कदम मिला के चल रहा था। ये काफी है ये बात बताने के लिए कि उसको अपने देश से कितना ज्यादा प्रेम था। कल मैंने जीवनी पढ़ रहा था, थोड़ा सा ऑटोग्राफी की वीडियो देख रहा था मोदी जी का, तो उसमें मोदी जी का भी यह था कि उनको आर्मी में जाना था। बहुत ज्यादा उनका प्रेम देश प्रेम के लिए था, और आप ये देश प्रेम उनके मोड ऑफ एक्शन में भी झलकता है। आप देखेंगे डिफेंस के सेक्टर में मोदी जी बहुत आगे रहते हैं, चाहे वो कोई फाइटर जेट खरीदने को हो गया, चाहे वो कोई अटैक हो गया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। मोदी जी इस बात को लेकर काफी मुखर रहते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी विश्व की सबसे बेहतरीन आर्मी सिस्टम बने, उसके लिए वो काम करते रहते हैं। आप तो चलिए मोदी इस पे आते हैं। तो जर्मनी जब पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस केस में जर्मनी डिफीट हो गया, और डिफीट होने के बाद मैंने आपको पहले भी बता दिए थे कि एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। जर्मनी के ऊपर मैंने बताया था कि इसको कैसे पीसेस में डिवाइड कर दिया गया, तो सब अलग एक टॉपिक हो चुका है। बेटा ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें मैंने द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर के बारे में जो है आपको थोड़ा सा रूबरू कराने की कोशिश की है। ये सीबीएसई की क्लास 9th की एनसीईआरटी है, जो कि आपको ऐप पे भी मिल जाएगी, हमारे ऐप पे भी मिल जाएगी इसकी पीडीएफ कॉपी, और सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जोड़ेंगे, वहां पे ऑलरेडी एनसीईआरटी आपको नहीं पड़ी होगी तो ये प्रोवाइडेड हो जाएगी। तो बेटा क्लास 9th की मैं यहां लिख देता हूं, क्लास 9th एनसीईआरटी जो कि सीबीएसई बोर्ड में लगाई जाती है, उसका ये चैप्टर है। ऑलमोस्ट आई होप 3rd चैप्टर होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ये उसका चैप्टर है। फेयर इनफ।
1919 में आपको मैं बता देता हूं प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। 1914 में चालू होता है और 1919 5 साल के बाद ये खत्म होता है और 1919 में हिटलर एक पार्टी ज्वाइन करता है। उस पार्टी का नाम है जर्मन वर्कर पार्टी। आप देखेंगे आगे चल के ये जर्मन वर्कर पार्टी जो है ये किस तरह से नाजी पार्टी में डेवलप होती है। एक वर्कर एज अ वर्कर ज्वाइन करता है हिटलर एक पार्टी को और बाद में उस पार्टी को नाजी पार्टी में कैसे कन्वर्ट करता है। तो ही इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप। ये पार्टी भी नहीं था, ये एक छोटी सी संगठन थी जर्मन वर्कर पार्टी, क्योंकि 1919 में एक सेक्शन लगाया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू कि जर्मनी में कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती है। जैसे भारत में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी इनको बैन कर दिया गया था, आरएसएस को बैन कर दिया गया था, वैसे ही जर्मनी में कोई भी पार्टी नहीं बन सकती है। ये एक संधि हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई जिसमें ये बात बनाई गई थी। तो ये हिडन ऑर्गेनाइज्ड एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें हिटलर ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन करते हैं, जिसको आगे चल के इसका नाजी पार्टी नाम। तो अगला जो अंडरलाइन करिएगा वो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे ताकि आपको इस लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ने का अनुभव हो और अंडरलाइन भी करते चलेंगे जिस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी ही आगे चल के नाजी पार्टी बनती है जिसको लीड करते हैं हिटलर। आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा जो बैटलफील्ड में काम कर रहा था वो जर्मनी देश का शासक बनता है या कंट्रोलर बनता है, एक वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। In 1923, Hitler planned to seize the control of Bavaria and march to Berlin. 1923 प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हिटलर प्लान करता है कि जो बवारिया रीजन है उसको कंट्रोल में ले लें और बर्लिन को हम लोग अपने कैप्चर में ले लें। ये इसलिए क्योंकि ये एक तरह से हिटलर का शक्ति प्रदर्शन था कि हम अब ट्रीटी ऑफ वर्साई को नहीं मान रहे हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साई की कोई संधि को हम नहीं मानेंगे और अब हम एक नया राष्ट्र, एक नया देश बनाने जा रहे हैं। He failed was arrested, try for treason and later release. बट हिटलर इस मकसद में सफल नहीं होता, गिरफ्तार कर लिया जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, प्रयास शुरू हो चुका था, क्रांति की आग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। The Nazi could not effectively mobilize popular support till early 1930. आप ये समझिए 1930 तक नाजी को कोई जानता भी नहीं था, यानी नाजी एक छोटी सी पार्टी थी बस। बट 1930 के बाद केवल 9 साल की बात है, 1939 में विश्व युद्ध दूसरा चालू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 9 साल के अंदर नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन नाजी बिकम अ मास मूवमेंट एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 द बैंक कोलैप्स, बिजनेस शट डाउन, वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, मिडिल क्लास वर थ्रेटेंड। इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टायर अ होप ऑफ बेटर फ्यूचर। देखिए मैंने बताया था ग्रेट डिप्रेशन आया था, लोगों के अंदर लोगों के घर में पैसे नहीं थे, खाने को 2 वक्त का रोटी नहीं था, कुछ नहीं था, रहने को घर नहीं थे। ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में जो नाजी प्रोपेगेंडा था, नाजी प्रोपेगेंडा का मतलब सोच, ये आम जनता के बीच में जब गई कि अगर आप नाजी के मेंबर बनते हो, नाजी को सपोर्ट करते हो, हिटलर को सपोर्ट करते हो, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। जब ऐसी सोच जर्मनी में पनपेगी तो जर्मनी के लोग नाजी को सपोर्ट करेंगे और नाजी के मेंबर बनेंगे। यही हो रहा था उस समय। कहते हैं कि जब 1932 का चुनाव हुआ तो नाजी को 37% वोट मिलता है, जो कि 1928 के चुनाव में केवल 2.6% वोट ही मिलता है। मैंने आपको बताया था नाजी के पार्लियामेंट को राइक्सटैग बोलते हैं। देखिएगा नाजी पार्लियामेंट चुनाव को हम लोग राइक्सटैग बोलते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मैं राइक्सटैग। राइक्सटैग का जब चुनाव होता है 1928 में जब चुनाव होता है तो नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिलता है, लेकिन 1932 के चुनाव में इसको 37% वोट मिलता है और ये 37% जो वोट मिलता है इससे नाजी जो है जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, जैसे बीजेपी बन गई है भारत की, लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। ये दौर शुरू अब हो जाता है किसका, 1932 से दौर शुरू होता है महाशक्ति बनने का, किसके, हिटलर का या जर्मनी का आप कह सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। प्रोपेगेंडा मतलब वही मैसेज है। आप देखिए अगर ये
जहां तक ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है, तो आप इस फोटो को गूगल से आप देख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि कितने बड़े तादाद में, आप देखिए लोगों के सर भी नहीं दिख रहे, छोटे 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 दिख रहे हैं, लोग कितने तादाद में नाजी के सपोर्टर होते हैं। नाजी के सिंबल होता है स्वास्तिक सिंबल, जो कि हिंदू धर्म से लिया गया है, स्वास्तिक सिंबल, क्योंकि नाजी खुद एक आर्यन सपोर्टर था। ये बंद हो गया, ओके ओके कोई बात नहीं। आई होप इट इज ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब पे, ठीक है, प्लीज कमेंट। हिटलर बहुत, जैसे मोदी जी काफी मुखर कह सकते हैं, मोदी जी की स्पीच सुनने के लिए काफी दूर से आते हैं, वैसे ही आप देखेंगे नाजी इज ऑल्सो, हिटलर इज ऑल्सो पावरफुल स्पीकर। उनके शब्द को सुनने के लिए काफी ज्यादा लोग जो है आते हैं, या कह सकते हैं कि जिस तरह से मोदी जी को लोग कनेक्ट कर लेते हैं, आम जनता तक वो बात पहुंचा जाते हैं, छोटी छोटी बातों को जो है गांव दूर दराज के लोगों को समझा पाते हैं, वैसे ही हिटलर भी उस हर तबके के व्यक्ति को अपनी बात समझा पाता था। उसके स्पीच में, उसके रैलीज में लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। एक फोटो और दी गई है, देखिए। नाजी कहते थे कि जर्मनी के खिलाफ जो है एक कॉन्स्पिरेसी की गई है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब एक जर्मनी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है जर्मनी को खत्म करने के लिए। अगर आपको इस षड्यंत्र से बाहर निकलना है तो आपको नाजी को सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी हिटलर को पावर में लाना पड़ेगा। हिटलर एक नई तरह की क्रांति कर रहा था, एक नई तरह का आंदोलन कर रहा था। वो अपने आंदोलनों में धर्म को यूज करते थे, जैसे अभी भी यूज हो रहा है। अगेन दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, पोलराइजेशन यूज करना, हिंदू राष्ट्रीय वगैरह वगैरह जो चलता है, वैसे ही नाजी उस समय जो है स्पिरिचुअल का यूज करते थे अपने आंदोलनों में। आर्यंस, ट्रू आर्यंस की बात करते थे कि जर्मनी में केवल आर्यंस सर्वाइव करेंगे, इसके अलावा कोई कम्युनिटी नहीं रहेगी, कोई पोलिस नहीं रहेंगे, कोई ज्यूइश नहीं रहेंगे, यहाँ पे केवल आर्यंस रहेंगे, और आर्यंस में भी केवल फिटेस्ट आर्यंस रहेंगे। ऐसे कोई आर्यंस नहीं रहेंगे जो कि मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब्ड है। अगर कोई आर्यंस फिजिकली अनफिट है तो उसको भी समाज में रहने का कोई हक नहीं है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे सरकार चलाते थे, लेकिन हिटलर कभी भी अपने स्पीच में ऐसे कोई नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं करते थे, जैसे कि किल, मर्डर, इसका उपयोग नहीं करता था। वो कहता था समाज गंदा हो गया है, हमें इसे क्लीन करना है, डिसइंफेक्शन करना है, डिसइंफेक्टेड करना है। क्लीन किससे करना है, किन बैक्टीरिया से करना है, किन गंदगी से करना है, ये करना है हमें उन बाकी रेसेस से जो यहाँ पे आके बस गए हैं। कहता था जो ज्यूस हैं इन्होंने दीमक की तरह जर्मनी को चूस लिए हैं, यानी ये बड़े व्यापारी जर्मनी के सारे पैसे को खा गए हैं, निगल गए हैं। ऐसे कार्टून, ऐसे फिल्में बनवाता था वो, ताकि बच्चे बच्चे के अंदर जो है नफरत की भावना उत्पन्न हो जाए नॉन आर्यन के लिए। नाजी का जो था, जो प्रोपेगेंडा तरीका था, रेड बैनर होता था जिसमें स्वास्तिक का सिंबल होता था, नाजी सैल्यूट होता था, जय हिटलर। उसके बाद रिचुअल राउंड्स होते थे। ये सारा चीज जो है नाजी के मूवमेंट में, नाजी के रैलीज में देखे जाते थे। अब आइए जर्मनी, हिटलर का पहला पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है 30 जनवरी 1933। 32 को जीतती है पार्टी, नाजी की सबसे बड़ी मतलब जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनती है नाजी पार्टी, और 33 को हिटलर अपने आप को प्रेसिडेंट, वहां का वाइस, जो वहां के प्रेसिडेंट थे हिंडरबर्ग, ऑफर करते हैं चांसलरशिप, और ये पहला ऑफिशियल पोस्ट होता है हिटलर के लिए। ये हाईएस्ट पोस्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, और धीरे धीरे नाजी जो है, मतलब हिटलर जो है अपने इस पोस्ट को प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और संविधान को अपने अकॉर्डिंग फिर से लिखते हैं। जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द फरवरी फैसिलिटेट हिज मूवमेंट, फायर डिक्रीज ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंड द सिविल राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली दैट हैज बीन ग्रांटेड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। हिटलर के आते ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि नाजी शुरू से ये कह रहा था कि हम एक तानाशाह मॉडल रहेगा हमारा, एक कह सकते हैं कि जो भी लोग सरकार की विरोध करेंगे, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल कर दिया जाएगा, कोई राइट्स नहीं रहेगा। आपको राइट वही मिलेगा जिससे आप
नाजी आइडियोलॉजी की कोई भी बुराई नहीं करेंगे आप, ठीक है। एंड देन ही टर्न हिज आर्च एनिमी एंड कम्युनिस्ट एंड मोस्ट ऑफ whom were hurried back of newly established concentration camp। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन कैंप उसने बनवाए थे जहां पे जो नाजी के विरोधी होते थे या जिनको वो नहीं चाहता था उनको अरेस्ट करके वगैरह, मतलब गैस चैम्बर में डाल के मार देता था, ऐसे कुछ था। अलग अलग उसने तरीके बनाए थे लोगों को मारने के लिए। 52 टाइप ऑफ विक्टिम प्रोसिक्यूशन, 52 तरीके के उसने तरीके खोजे थे जिससे लोगों को वो कहते हैं सजा देता था, मार देता था। 3 मार्च 1933 को एक एक्ट पास होता है, इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट से जर्मनी को डेमोक्रेसी रिपब्लिक से हटाकर डिक्टेटर सरकार बना दी जाती है। ऑफिशियली जर्मनी अब डिक्टेटर सरकार है, डिक्टेटरशिप चल रही है। याद रखिएगा 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास होता है जिसमें डिक्टेटरशिप घोषित कर दिया जाता है जर्मनी को, और हिटलर पूरे पार्लियामेंट की पावर को अपने अंदर सीज कर लेता है और नॉन नाजी पार्टी जितनी थी जो कि हिटलर पार्टी के अलावा थी उन सबको बैन लगा देता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए तो 1933 में डिक्टेटरशिप आती है, कहां पे? जर्मनी पे। लोगों ने क्यों इसका स्वागत किया, क्यों लोगों ने सपोर्ट किया? क्योंकि लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट कर चुके थे, डेमोक्रेसी देख चुके थे, डेमोक्रेसी से उनकी क्या हालत हुई थी, दुर्दशा हुई थी, ये ऑलरेडी जर्मनी की जनता देख चुकी थी। इसलिए जर्मनी की जनता ने डिक्टेटरशिप तानाशाह को दोनों हाथ खोलकर स्वागत किया। नाजी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे कि जर्मनी में जो नॉन पार्टीज थी, जो अलग पार्टी थी, इनको हम कटेल कर सके। नाजी ने स्पाई लगाए, एक नया कह सकते सिक्योरिटी सर्विस बनाई जो कि जर्मनी नाजी के लिए स्पाई करते थे, आम जनता के बीच में घूमते थे, उनको अगर कोई सस्पिशियस दिखता था तो उसको गिरफ्तार करके तुरंत एग्जीक्यूट कर देते थे। चैम्बर बनाए गए थे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गेस्टपो चैम्बर बनाया गया था जहां पे लोगों को वहां पे डाल के उन पे कार्रवाई, उनको मार दिया जाता, सिंपल वो मार दे। कहने का वो कहता था कि हम क्लीन कर रहे हैं, मारने का मतलब है वी आर क्लीनिंग द जर्मनी, हमें पसंद नहीं है तो मार देते थे। अब आता है अगला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। अब हिटलर ने वो कौन कौन से स्टेप्स लिए जिससे जर्मनी की इकोनॉमी वापस अपने ट्रैक पे आती है और एक पावरफुल देश बन जाती है। यहां पे एक फोटो देखेंगे गाड़ी का, योर वोल्क्सवैगन। ये बहुत ही प्रचलित आज के समय में भी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे बढ़िया इंजन जो है वो जर्मनी ही बनाती है। जर्मन इंजन काफी पावरफुल माना जाता है गाड़ियों के सेक्टर में। तो इस गाड़ी का जो कह सकते हैं निर्माण जो है वो हिटलर के ही राज में हुआ था। वो देश जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, वो इतनी बढ़िया गाड़ी वोल्क्सवैगन नाम की टेक्नोलॉजी को जर्मनी में डेवलप कर देती है। तो कैसे करती है? जर्मनी 1938 में एक स्लोगन लाती है, 1 पीपल 1 अंपायर 1 लीडर। 1 पीपल एक जनता, 1 अंपायर एक शासक, 1 लीडर वही अंपायर, वो जो डायनेस्टी थी। मतलब हम जो भी कुछ बनाएंगे हम अपने डेमोक्रेटिक एरिया के अंदर बनाएंगे, अपने लोगों के लिए बनाएंगे, किसी देश से हम नहीं खरीदेंगे। आज का एग्जांपल दिया जाए, अगर हम जैसे भारत आत्मनिर्भर भारत है तो जो भी आज चीज हम यूज कर रहे हैं, चाहे बोर्ड हुआ चाहे फोन हुआ, भारत खुद मैन्युफैक्चर करे, चाइना से ना ले, किसी भी देश से ना ले। जैसे ही हम किसी भी देश से अपना इंपोर्ट बैन कर देते हैं, बंद कर देते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो उस देश की इकोनॉमी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने बाहर से जो है हमारे पैसे बाहर नहीं गए। अभी तक भारत उतना सक्षम नहीं हो पाया कि हम जो है चाइना की चीजों को ना यूज करें। अभी आपके घरों में हमारे चारों तरफ जो भी लाइट दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, एवरीथिंग इज अ चाइनीज। हमने इसके बिना नहीं रह पाएंगे। फोन है हमारे पास, यहाँ तक कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी अपना वो मैन्युफैक्चरिंग, अपना वो असेंबलिंग जो है वो चाइना में करवाती है, बैटरी चाइना में बनवाती है, स्क्रीन चाइना में बनवाती है। हम चाइना से दुश्मनी बहुत कर लें लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि आगे नहीं होगा, ये यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं सोच सकता है। यूपीएससी एस्पिरेंट ये सोच सकता है कि आने वाले दशक में ऐसा हो सकता है कि हम सब बदल दें, उल्टा कर दें। जो चीज हम खरीद रहे थे अब हम बेचना शुरू कर दें। वो बेचना ही तो हमारा, उस कैसे बेचे वही नीति डेवलप करना तो यूपीएससी है, वही तो ब्यूरोक्रेसी है कि वही तो नीति बनानी है कि हम कैसे भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करें, मेड इन इंडिया कैसे हो जाए चीजों को। तो ऐसा ही काम जो है हिटलर ने किया था। हिटलर ने यहां पे लिखा हुआ है कि he then went on the western Germany speaking the Sunderland from the Czechoslovakia
and globaled up entire country. In all of his hand, unspoken support the England which has considered the Versailles verdict too harsh. This quick succession at home have brought him to revert. अब इसमें लिखा है किस तरह से चेकोस्लोवाकिया पे जर्मनी अपना कब्जा कर लेता है और ये एक शक्ति प्रदर्शन होता है कि जो टेरिटरी हमसे छीन गई थी हम वो सारी टेरिटरियां वापस ले रहे हैं और हम जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी उसका हम खंडन कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, ऐसा हिटलर ने डिक्लेयर कर दिया। ये फोटो दिया हुआ, आई होप इट इज ब्लर, यू मे जस्ट रिफर। ठीक है, 1929 में, यहीं से हम बात इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। 1939 में पोलैंड, जर्मनी, सब आगे की बात है, वी विल स्टडी नेक्स्ट। अभी के लिए फिलहाल हम यहीं पर रोक रहे हैं इस वाले फोटो पे। आपका फिगर 11 1942 का ये मैप है, यहीं पे हम रोक रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही रोमांचक लगा होगा और आप कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते आप 1932 में चले गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि 2022 में बैठे बैठे मेरे द्वारा ये लेक्चर जो डिलीवर कर रहा हूं, आप कहीं ना कहीं जर्मनी की भावना, जर्मनी में हो रहे समस्याओं को आप महसूस करने लगे होंगे, अपने आप को उस दौर में कल्पना करने लगे होंगे। जिस दिन आप इतिहास पढ़ते पढ़ते ऐसी कल्पना करने लगेंगे, आप बात मानिए मेरी, आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, मैं टेक बैकग्राउंड से हूं, मैंने पीसीएम पढ़ा है और हिस्ट्री या सोशल या जो एसएसटी के सब्जेक्ट्स थे मुझे कभी पसंद नहीं थे। क्लास 10th के बाद मैंने यही प्रार्थना की थी कि फ्यूचर में कभी इतिहास भूगोल पढ़ने का मौका ना मिले, लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी, और आप जो सोचते हो शायद आप ऐसा होता नहीं है। घूम फिर के यूपीएससी आता है, कहीं ना कहीं हमारी ऐसी पृष्ठभूमि थी, हमारे घर में लोग अधिकारी थे, अभी हैं, हमारे ब्रदर हैं, कजन हैं, ये सब ऑलरेडी पोस्टेड में हैं, मेरे एक भाई हैं वो आईपीएस हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना सीड ऑलरेडी पड़ चुका था जेनेटिक्स में कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, और यूपीएससी करनी है तो बिना इतिहास भूगोल के तो नहीं होने वाला है भैया। ये समस्या मेरे सामने थी कि भैया पढ़े तो कैसे पढ़े, ये सब तो हमें आता नहीं है। तो 2015 में मैंने पहली बार फिर से, बस हालांकि 10 में मेरे 98 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, एसएसटी में मेरे सबसे सर्वाधिक मार्क्स थे मेरे पूरे साइंस, मैथ और उसको मिला के, मैथ में भी इतने नहीं थे और साइंस में भी इतने नहीं थे। एसएसटी में मेरे 98 नंबर थे, केवल 2 नंबर कटे थे, वो भी मैप में कटे थे, मैप आता है लेबलिंग करने, वो मुझे नहीं आता था। यानी मेरा एसएसटी कहीं ना कहीं पहले से ही सही था, बस एक भ्रम था कि मैं एसएसटी पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं तो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हूं, ये तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो मैंने खुद क्लास 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी जब पढ़ी, कई बार पढ़ी, 3 बार 4 बार पढ़ी, तो मैंने एक अलग ही एक यूनिक वे डेवलप किया कहानी को समझने का। और जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वहीं पे हूं, हिटलर के पास हैं, मतलब इस चीज को समझ रहे हैं। और आप बिलीव मानिए, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे सुन रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़िए, आप एस्पिरेंट हैं, आप सीखिए, जिस दिन सीखने लगेंगे सिलेक्शन तो देखिए आपका हो ही जाएगा। और सर का आप देखे होंगे लाइव, सर ने कहा तो यूपीएससी की तैयारी करने के फायदे, सेलेक्ट हो गए तो अधिकारी बन गए, और ना सेलेक्ट होने के बड़े फायदे, आप अध्यापक बन जाओगे, संस्था चलाओगे और एक बड़ा रोजगार क्रिएट करोगे। तो दोनों अनुभव है, आप जाके सरकार के साथ काम करिए, और अगर ऐसा होता है कि अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है तो भी आप काम कर रहे हैं सरकार के लिए ब्यूरोक्रेट बना के, तो ठीक ही है, अच्छा है। मैं इसी के साथ हम आज का ये जो रंगाराम कार्यक्रम है इसको रोकते हैं, और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत आने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए प्रीसाईएस में, और धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।